So, this is the third chapter in the series of class 11th State Board. सबसे पहले तो मोशन क्या है ये समझना ज़रूरी रहेगा. So there are two words, motion and movement. And another thing, plane. So let's begin. Basically, motion is nothing but change in position with respect to change in time. Means as times pass on, if position of the object change from the original position, we call motion has happened. So let's take an example of tree. ये जो पेड़ है ये हवा की वजह से मूव हुआ, लेकिन यहाँ पेड़ का मोशन नहीं हुआ. सो मूवमेंट इज देयर बट मोशन इज नॉट प्रेजेंट. अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन मोशन एंड मूवमेंट. ओके, सो प्लांट कैन मूव बट मोशन नहीं है प्लांट का. अब अकॉर्डिंग टू चेंजिंग द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन. कैसे? सो पोजीशन तो किसी ऑब्जेक्ट की चेंज करनी है, लेकिन अगर यहाँ पे डायरेक्शन वाला फिनोमेना इंक्लूड हो जाए तो इसी मोशन के तीन टाइप बनते हैं. मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन विच इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन. Motion in two dimensions, that is motion in plane. This is what our chapter is. So basically यहाँ से अभी क्या समझ में आ रहा है कि टू डायमेंशन जो फिगर रहती है उसे हम लोग प्लेन कहेंगे, और थ्री डायमेंशन जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है वो आएगा मोशन इन स्पेस. ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट मोशन इन स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर मोशन मतलब क्या. सो इफ दिस इज अ रोड एंड इफ यू आर walking on this road in the straight line, the motion is called as a rectilinear motion. Now what do you mean by motion in plane? So if you are going into this zigzag pattern, so इसको थोड़ा टिल्ट करके अगर हम लोग x और y एक्सिस पे अगर बना दें, तो यही मोशन, मतलब जैसे एक मिनट में आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए हो, और ओरिजिनेशन अगर हम लोग कुछ ये इस तरीके से लें तो ये हो गया आपका टू डायरेक्शन मोशन या टू डायमेंशन के अंदर का मोशन, जिसे हम कहते हैं मोशन इन प्लेन. मोशन इन प्लेन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कोई पंखा घूम रहा है तो इस पंखे का ये जो टिप है, ये टिप कैसे मूव करेगा. तो ये टिप अगर मैं ज़ीरो पोजीशन पता करूं तो थोड़ी देर के बाद में ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, फिर उसके बाद में 90 डिग्री के एंगल पे ये इतना मूव किया. तो यही सेम चीज़ जो है, ये सेम चीज़ पोर्ट्रेट की जाएगी कुछ इस तरीके से. अब आफ्टर पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद ये अपोजिट सेम पोजीशन पे आ गया है. सो ये इस तरीके से, फिर और ये घूम के यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ पे आ गया है, और यहाँ से ओरिजिनल पोजीशन. सो दिस इज व्हाट 2D मोशन और मोशन इन प्लेन. मोशन इन प्लेन के अंदर भी आपको जो सिलेबस है, ये सिलेबस केवल प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि कुछ इस तरीके से होता है यहाँ तक के, या सर्कुलर मोशन में सीमित किया गया है. टू डायमेंशनल मोशन में या मोशन इन प्लेन में बहुत अलग अलग टाइप के मोशन हो सकते हैं, बट सिलेबस लिमिटेड है टू द सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन.
प्रोजेक्टाइल मोशन आपको इस साल रहेगा, और अगले साल दैट इज इन क्लास 12th यू विल हैव टू डील विथ सर्कुलर मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। मोशन इन 3 डायमेंशन या मोशन इन स्पेस क्या होता है? तो मोशन इन स्पेस का मतलब होता है कि इफ देयर इज अ रूम एंड इन दिस रूम इफ पार्टिकल अभी यहाँ पे है, फिर ये वाला पार्टिकल यहाँ पे चला गया, फिर ये वाला पार्टिकल यहाँ पे चला गया, तो इस पार्टिकल का ये जो मोशन है, ये वाला मोशन हम हर पोजीशन को x, y और z एक्सिस की मदद से बता सकते हैं। यहाँ पे भी ये x, y, z एक्सिस की मदद से इसकी पोजीशन बताई। सो व्हाट आई सेड कि जब भी पोजीशन के साथ में डायरेक्शंस जुड़ जाए और जितनी डायरेक्शंस की मदद से हम ये पोजीशन बता पाए, जैसे यहाँ पे आप हर एक पॉइंट जो रहेगा, ये वाला हर एक पॉइंट x और y के कॉम्बिनेशन से बना सकते हो। यहाँ तो स्ट्रेट डायरेक्शन में है, तो आपको सिर्फ एक एक्सिस की मदद से ही ये वाला पार्टिकल कहाँ आया है, ये भी आप x और y इसकी मदद से बता पाओगे। लेकिन यहाँ पे ये x की पोजीशन जो है ये यूनिफॉर्म चल रही है, मतलब यू नीड टू ओनली चेंज द वैल्यू ऑफ x, y इज वेर एवर यूनिफॉर्म, सेम है। लेकिन यहाँ पे x, y, z तीनों भी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू चेंज होती जा रही है, और ये तीनों की वजह से इसकी पोजीशन में चेंज आता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो टाइम एंड स्पेस बीइंग द 4th and 5th डायमेंशन, मतलब अब अगर मैं इसका जो मूवमेंट है, ये 3 तो पार्टिकल्स हो गए, लेकिन इसका मूवमेंट अगर मैं टाइम के अलॉन्ग भी प्लॉट करना चालू कर दूं, मतलब यहाँ ये है लेकिन कितने टाइम को है, तो मैंने यहाँ टी भी लिखना शुरू कर दिया। यहाँ है लेकिन कितने बजे है, T2 लिख दिया। Z इस पोजीशन पे, वो ये इस पोजीशन पे है, तो X3, Y3, Z3, T3। तो ये जब मैं टाइम लिखता हूँ ये 4th डायमेंशन होता है। ये सिलेबस के बाहर का है, लेकिन 4th डायमेंशन आपको समझ में आना चाहिए एट दिस स्टेज। सो आई होप सो यू डू अंडरस्टैंड द स्ट्रेट लाइन के अंदर जो हो रहा है उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कह रहे हैं। 2 डायमेंशंस में जो होगा उसे मोशन इन प्लेन कहेंगे, और 3 डायमेंशंस में जो होगा उसे मोशन इन स्पेस कहेंगे। इसमें आपको एग्जाम्पल के तौर पे पूछा जा सकता है, एक केस दी जाएगी कि फॉर एग्जाम्पल एक रोलर है और ये वाला रोलर ऐसे ही नीचे गोल 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 घूमते आ रहा है, तो ये किस तरीके का मोशन होगा। अब यहाँ देखिए मल्टीपल मोशंस रहने की वजह से आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके जो पार्टिकल है, ये वाले पार्टिकल सर्कुलर मोशन मूव कर रहे हैं, और ये भी जो है ये x और y इन 2 एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। तो बेसिकली दिस इज 2 डायमेंशनल मोशन एंड मोशन इन प्लेन। अंडरस्टैंडिंग? सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ ध्यान में रखिए कि जैसे हम लोग यहाँ डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्शन बताने के लिए यहाँ हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव, क्योंकि यहाँ आप डायरेक्शन नहीं बोल सकते ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एंड नॉट नेसेसरी कि इनमें से ही कोई एक डायरेक्शन हो। सो व्हेनेवर हम लीनियर मोशन की बात करेंगे, अगर आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो तो इसको आप पॉजिटिव एक्सिस पे बताओगे, और अगर आप बैकवर्ड मूव कर रहे हो तो इसको आप निगेटिव एक्सिस पे प्लॉट करके बताओगे। So these are the 2 major variations which are given by the positive and negative axis के जो symbol होते हैं उससे ये हमें पता चलता है। So this was the introduction for the chapter motion. Welcome to the session 3.2 of chapter 2 or chapter 3 motion in plane. So it deals with rectilinear motion. And rectilinear motion is motion in a line, single line or single direction. One fact which you must understood at this point of time is whenever the direction of force is equal to the velocity का direction, at that time rectilinear motion do happens. सो सिंपल तरीका क्या है रेक्टिलिनियर मोशन है या नहीं चेक करने का,
कि जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स का डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन से अगर मेल खाता है, सेम है, तब हम उस तरीके के मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। अनदर थिंग विच इज द पॉइंट ओवर हियर इज, इसके बाद हम जो भी चेंज इन डायरेक्शन है या चेंज इन पॉइंट है उसको डायमेंशन के एनालिसिस के हिसाब से या डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखेंगे तो हम एक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, पोजीशन वेक्टर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन वेक्टर? सो लेट्स टेक ऑन दिस x and y axis पे this is the point. Okay, now this point is actually denoted by x comma y. So from origin I just count the distance and this is what point xy और p1 का पोजीशन वेक्टर। अब ये पार्टिकल यहां से घूम के कहीं और गया है, से ये वाला पार्टिकल यहां से यहां गया। सो x2, y2 इज द पॉइंट वेयर दिस पार्टिकल p2 गया है। ये पोजीशन है p2, पार्टिकल सेम है, ये p1 से p2 इस पोजीशन पे गया है। नाउ अब इस केस में इसका जो ये पोजीशन वेक्टर है, ये वाला पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर क्या है? ओरिजिन से लेके यहां तक का पॉइंट। सो व्हेन आई से दिस इज वेक्टर ए और बी या p1 p2 अगर हम लोग कहें तो p1 p2 इस वेक्टर को किस तरीके से डिनोट करेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ p2 मतलब p2 की पोजीशन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p1। अंडरस्टैंडिंग? तो ये यहां से, क्योंकि ये जो डिस्टेंस रहेगा इससे हम लोग मेल खाएंगे। देखते हैं इसको किस तरीके से। एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूं। देखिए, मान के चलिए ये x और ये y एक्सिस है, इस पोजीशन पे एक पार्टिकल है। ये पार्टिकल मैं a से बताऊंगा और इसके कोऑर्डिनेट है 2,3। Was this 2,3 denotes? This denotes कि on x axis it had travelled 2 units and on y axis it has travelled 3 units, right? Now from this particle A, if particle goes to the position B whose coordinate are 5,7, this means that on x-axis now it has travelled 5 units and obviously ये 5 units कहाँ से काउंट होंगे? ओरिजिन से। और 7 units on y-axis, और ये भी 7 units कहाँ से काउंट होंगे? ओरिजिन से। तो अब अगर मुझे ये डिस्टेंस पता करना है, सो स्ट्रेटेजी विल बी टोटल डिस्टेंस 5 minus distance 2. So 5 minus 2 will be the distance on the x-axis, and here total distance 7 minus 3 units. So यहाँ से यहाँ तक के 7 minus 3 units इतना डिस्टेंस आएगा। अगर ये पॉइंट मुझे ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बता रहा है तो बट ऑब्वियस है कि A से B तक का डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे इसके x और y डायरेक्शंस के अंदर वैल्यू चाहिए। सो ओवरऑल 3 and 4 units are travelled. With the help of this I can able to calculate the distance between A and B. So पूरा डायरेक्शंस का खेल है, तो जहाँ डायरेक्शंस आ रही है इस वजह से ये यहाँ आप देख रहे होंगे ये एरो है, ये एरो है, ये एरो है, इस तरीके से आपको एरो आएंगे। सो वेक्टर विल हेल्प अस टू एक्चुअली चेक आउट मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शंस भी। अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि पोजीशन पता करना है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, तो ये चीज़ें ज़रूरी रहेगी।
हम इसे थोड़ा सा एलिमिनेट कर देते हैं और उसके बाद में ये सारा क्लीन कर देंगे एक बार। ये हुआ क्लीन। ओके, चलिए अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो पहले तो मैं शॉर्ट में समझा दूंगा, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज डिस्प्लेसमेंट, अनदर वन इज पाथ लेंथ। दिस पाथ लेंथ is actually distance or actual distance. Third one is average velocity. Fourth one is average speed. Fifth one is instantaneous velocity. Sixth one is instantaneous speed, and seventh one is acceleration. So let's say a person Ram went to home of सीता and he came to know that कि सीता कहीं तो गई है। ठीक है, if there is a घना जंगल here, इधर की डायरेक्शन में, और वो सीता को ढूंढते ढूंढते ये ऐसा रास्ता अपना तय करके यहाँ तक के पहुंचा बी तक के। ओके, नाउ व्हाट कम्स इनटू सीन? सबसे पहले तो एक्स और वाई एक्सिस तैयार हो गया आपका। अब इस केस में आप लोग ये पाओगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है ये बेसिकली चेंज इन पोजीशन के बारे में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ है उसके हिसाब से पोजीशन में क्या चेंज आए हैं इस हिसाब से काम करेगा। और अगर ये इस हिसाब से काम कर रहा है तो वी कैन से दैट कि यहाँ पर ये लेगा ए से बी तक का स्ट्रेट डिस्टेंस। सो डिस्प्लेसमेंट दैट इज एक्स हम बता रहे हैं पोजीशन या डायरेक्शन, और एस से बता रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। एस एरो जब आ गया है इट वांट कि आप मैग्नीट्यूड मतलब कितना किलोमीटर कितना मीटर है इसके साथ में डायरेक्शन भी बताइए। सो यहाँ सिंपल x1 वॉज द पॉइंट और ये है b का x2 वॉज द पॉइंट। ओके, x एक्सिस हम लोग यहाँ टाइम से बता रहे हैं, या तो y एक्सिस आप टाइम पे बता दीजिए और x एक्सिस पे आप पोजीशन बता दीजिए। जैसे यहाँ पे आप बता सकते हो कि 2 बजे ये यहाँ पे था, 5 बजे ये यहाँ पे था, और इन दोनों के बीच का जो ये स्ट्रेट लाइन जोड़ने वाली इन दोनों की रहेगी। अगर ये स्ट्रेट लाइन मैं बनाऊं तो दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट इज। सो डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस ऑलवेज। ठीक है, इसमें पाथ का लेना देना होगा या नहीं होगा? होगा। डायरेक्शन का लेना देना है। डायरेक्शन ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मतलब अगर ए से बी तक के मुझे जाना हो तो मिनिमम डिस्टेंस मैं कितना ट्रेवल करता हूं। पाथ लेंथ मतलब एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड। ये जो ग्रीन कलर से बताया जा रहा है दिस इज स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसमें आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पता करना है, आपको डायरेक्शन का लेना देना नहीं है। दिस इज व्हाट एक्चुअल पाथ लेंथ इज। नाउ लेट्स टेक अ क्लासिक क्वेश्चन कि इफ सर्कल इज गिवन from position A boy started running and came to position A again by 7 such rounds of a track having 7 meter distance as a radius. Calculate its distance and displacement.
एक लड़का है जिसने पोजीशन ए से 7 मीटर रेडियस रही इस सर्कुलर ट्रैक के 7 राउंड कंप्लीट किए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो आफ्टर 7 राउंड्स कंप्लीटिंग he will again came to the same position, so that's why displacement तो आपका सिंपल हो गया 0। फिर डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस क्या रहेगा, एक राउंड अगर कंप्लीट करेगा तो 2 पाई आर सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और ऐसा कितने बार किया है, 7 टाइम्स। सो 7 इंटू 2 इंटू पाई दैट इज 22/7 इंटू आर दैट इज 7। सो 7 7 कैंसल, दिस इज 44 इंटू 7 मतलब 28 इंटू 11 सिंपल तरीका। तो ये हो गया 308। कैसे किया, 8 लिखा 2 लिख दिया और दोनों की एडिशन 10 आ गई तो 0 करके 1 कैरी फॉरवर्ड, तो दिस इतना मीटर। सो ये इतना है डिस्टेंस। सो एस डैश इक्वल टू 0 एंड डिस्टेंस इक्वल टू 308 मीटर। अंडरस्टैंडिंग। अगर ये दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो फिर आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में दिक्कत बिल्कुल नहीं जाएगी। दे आर अगेन द सेम। वेलोसिटी और स्पीड आर नथिंग बट, वेलोसिटी की टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड एज डिस्प्लेसमेंट इज x2 माइनस x1, सो x2 माइनस x1 बार बार दिया है डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। टाइम के ऊपर एरो क्यों नहीं आया, क्योंकि टाइम को डायरेक्शन नहीं लग रहा है, ठीक है। एंड दिस विल गिव यू एवरेज वेलोसिटी। सो अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो आपको एवरेज वेलोसिटी पता चलेगी। अगर ये इस तरीके का ग्राफ रहता था तो यहां से लेके यहां तक का जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं इसे आप कहोगे एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज स्पीड में क्या रहेगा, पाथ लेंथ, मतलब सिर्फ डिस्टेंस दे दो डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। इस केस में अगर इस लड़के को 7 घंटे लग रहे हैं ये कंप्लीट करने में, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 0। क्यों भाई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है ना सर, तो टाइम भले ही 7 घंटे लगे, डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसीलिए एवरेज वेलोसिटी 0। एवरेज स्पीड क्या रहेगी, 308 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 44। सो 44 मीटर पर सेकेंड। एज यहां पे भी ऊपर डिस्टेंस अपॉन टाइम या फिर लेंथ अपॉन टाइम, यहां पे भी लेंथ अपॉन टाइम कैलकुलेट हो रहा है। सो दे डू विल हैव डायमेंशन LMT। सो L का पावर 1, T का पावर -1 मीटर दैट इज लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज सेकेंड, M का पावर 0। सो दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ एवरेज velocity and average speed respectively. Understanding? Okay. Now when we are talking about instantaneous velocity, जब हम instantaneous velocity की बात करते हैं ना बच्चों, तो वहां पे ना instant क्या रहता है, instant मतलब तब के तभी, जिस समय मुंह से मांगा उसी समय मिलना चाहिए, उसको बोलते हैं instant। इंस्टेंट मैगी मतलब आपने सोचा बन गई 2 मिनट में, तो टाइम इंटरवल का बहुत बड़ा गैप नहीं पड़ा। तो इन जनरल सर्कमस्टांसेस अगर आप आपके घर से क्लास के लिए आए हो और आपने ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है क्लास में आने के लिए, तो नॉर्मल केस में एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, से आपने 500 मीटर्स ट्रेवल किया और इस चीज के लिए आपको 10 सेकेंड लगे, ठीक है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। सो ये हो गया आपका 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनसेन इतना तो नहीं होता है ऐसा, लेकिन 50 मीटर पर सेकेंड ये अगर आपका एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कहा है। अब ये तो आप डिस्प्लेसमेंट लो या डिस्टेंस लो, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एवरेज वेलोसिटी है या एवरेज स्पीड है। लेकिन एक चीज यहाँ पता करने वाली ये बात है कि क्या जब आपने घर पे गाड़ी शुरू की थी उस समय इतनी स्पीड थी, क्या रास्ते में हर वक्त इतनी ही वेलोसिटी या स्पीड रही है, बिल्कुल नहीं। अगर खाली रोड दिखा तो आपने गाड़ी तेज से दौड़ाई, अगर आपको भीड़ भाड़ या टर्न आए तो
तो आपकी गाड़ी की वेलोसिटी कम हुई है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड ये एक वेग या फिर एक अंदाजे हम जिसको बोलते हैं वो वाली क्वांटिटी है। एक्चुअल किसी पर्टिकुलर मिनट पे, मतलब फॉर एग्जांपल 5 बजे आप घर से निकले और 6 बजे अगर क्लास पहुंचे हो तो 5:25 पर, सो व्हेन वी लिमिटिंग अ टाइम, जब हम कर देते हैं, जब टाइम को हम लोग लिमिटेड कर देते हैं कि 5:25 पे बताइए कि एग्जैक्ट वेलोसिटी क्या थी या एग्जैक्ट स्पीड क्या थी। सो बाय लिमिटिंग द टाइमिंग वी विल हैव उस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर। अब ये टाइम पीरियड आप जितना कम करते जाओगे उतना ज़्यादा आपको एक्यूरेट वैल्यू मिलती है। फॉर एग्जांपल 5 बजे से 6 बजे के बीच में जो भी एवरेज मिला है उसके कंपैरिजन में आप 5:15 से लेके 5:45 मतलब 1 घंटे के कंपैरिजन में आधे घंटे अगर करो तो ज़्यादा एक्यूरेसी से मिल पाएगा इसकी वैल्यू। फिर अगर मैं 5:20 से लेके 5:30 के अंदर अगर मैं वैल्यूज़ कैलकुलेट करूं तो मोर एक्यूरेट मिल पाएगा। सो आई वॉन्ट टू गो नियर टाइमिंग 000 होते जा रहा है किसका, 5.25 के करीब वाला। जैसे यहाँ पे तो भी कुछ ना कुछ 5.25 निगेटिव अगर करूँ तो 5.20 आता है, और 5.25 पॉजिटिव अगर करूँ, डेरिवेटिव हो चुका है, तो उस केस में 5.25 अगर पॉजिटिव करूँगा मतलब 5.25 के आगे की वैल्यू, क्योंकि इतनी घड़ी एग्जैक्ट लगाकर आप नहीं कर पाओगे। लेकिन जब बड़े बड़े साइंटिफिक फिनोमिना के स्टडी की बात आती है तब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बहुत काम की बात है। ओके, फॉर इग्निशन स्पीड और बाकी सारी चीज़ों के लिए पर्टिकुलर समय पे वो वैल्यू पता रहना ज़रूरी है, और यहीं से आता है टर्म इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। So basically on a particular time interval if you are going to calculate velocity or speed, it is called as instantaneous velocity or instantaneous speed. Hope so you do understand it. After that let's take acceleration का केस। अब acceleration की अगर बात करेंगे तो ये क्लास 9 से ही चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, बट स्टिल अगेन विल गो एंड सी दिस थिंग्स। सो acceleration से हमारा ये मतलब रहेगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। ठीक है, काफ़ी पहले से डेफिनेशन ये पढ़ते आ रहे हैं। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। सो ये रेट ऑफ चेंज मतलब क्या होता है? सो रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है टाइम के अंदर का चेंज। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आया है, तो यूनिट टाइम पीरियड में आया हुआ वेलोसिटी के अंदर का चेंज। सो फॉर एग्जाम्पल योर व्हीकल इज रनिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड व्हेन घड़ी में बजे है 6 एंड सडनली इट कैचेस अप द स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। जब आप आपके गाड़ी का एक्सेलरेटर आप अगर घुमाओ, ये केवल 3 सेकेंड में हुआ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ से उस एक्सेलरेटर की पावर कैलकुलेट करेंगे, या तो हम कहेंगे कि पर्टिकुलर सेकेंड में कितना चेंज हुआ है। ये पता करने के लिए v माइनस u दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये वाला फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का a, ये यहाँ पे बताया है। सो v2 माइनस v1 दैट इज 20 माइनस 5 दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 6.03 सेकेंड माइनस 6 o'clock that is 0.3 second, not 0.3 second, it's 3 second. ठीक है, so we can say that कि 5 मीटर पर सेकेंड इतनी वेलोसिटी के अंदर इंक्रीमेंट हुई है फॉर एवरी 1 सेकेंड। मतलब 6.01 सेकेंड में ये 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी वेलोसिटी, फिर 6.02 में ये 15 हो जाएगी, और 6.03 में 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। सो दिस इज द व्हाट एक्सेलरेशन इज ऑल अबाउट। एक्सेलरेशन में आप डायरेक्शन बताना ज़रूरी होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब एक्सेलरेशन का फिर क्या रहेगा, यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, तो लेंथ 1 m0 t का पावर -2। Hope so you are understanding it. There are certain points which we must remember and ये points समझने के पहले
हम लोगों को चीज़ समझनी पड़ेगी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या रहेगा. As it is given uniform and non uniform, so let's understand what uniform and non uniform